आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th के अंदर जो हमारा सिविक्स है उसका सबसे लास्ट चैप्टर का नाम है डेमोक्रेटिक राइट्स। चूँकि सिविक्स का ये हमारा 5वां चैप्टर है, सबसे लास्ट वाला चैप्टर है। इसका मतलब है कि हम लोगों ने 1 2 3 4 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और ये हमारे सिविक्स का सबसे लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर आपका 5 डेमोक्रेटिक राइट्स। बेसिकली हम लोग डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में ही बात करेंगे चैप्टर के अंदर। लेकिन पहले तो ये समझते हैं, चैप्टर में एंटर करने से पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि आखिर डेमोक्रेटिक राइट्स का मतलब होता क्या है। इसमें ना 2 वर्ड है, ध्यान से आप देखेंगे तो पहला है डेमोक्रेटिक, दूसरा है राइट्स। डेमोक्रेटिक का सिंपल सा मतलब है ऐसा गवर्नमेंट का फॉर्म जहाँ पे लोग अपने लीडर को चुनते हैं वोट देकर, इसी को हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी से ही हमारा वर्ड निकला हुआ है डेमोक्रेटिक, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है। तो जैसे हम लोग कहते हैं आम भाषा में कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इसका मतलब हो गया कि इंडिया में हमारा जो रूलर होगा, यानी कि हमारा जो हेड होगा, हमारा जो लीडर होगा, उसको चुनने का अधिकार, उसको इलेक्ट करने का अधिकार हम आम आदमी के पास है। तो जिस भी कंट्री में इस प्रकार का सिस्टम रहता है उसको हम लोग कह देते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक कंट्री बोलो या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलो, लेकिन क्या केवल अपने लीडर को इलेक्ट करने का अधिकार मिल जाना ही डेमोक्रेसी कहलाएगा क्या? नहीं। यदि किसी कंट्री में डेमोक्रेसी है तो इसका मतलब है कि उस कंट्री में वहाँ के लोगों को बहुत सारे बेनिफिट मिले हुए हैं। जैसे हम लोग एकदम खुलेआम बोलते हैं कि इंडिया हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसका मतलब केवल ये नहीं है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो केवल इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम लोग केवल अपने लीडर को ही चुन सकते, नहीं। इसका मतलब ये भी हुआ कि हमारे पास अपना कुछ अधिकार है जो कि कोई छीन नहीं सकता। तो उसी के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। इसमें ये देखेंगे कि आखिर डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर है तो हम लोगों को राइट क्या मिला हुआ है डेमोक्रेसी के अंदर, यानी कि हमारे पास अधिकार क्या क्या है इंडिया के अंदर, वही हम लोग इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो डेमोक्रेटिक राइट्स का सिंपल सा मतलब है कि यदि इंडिया में डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी के अंदर हम लोगों के पास क्या अधिकार है, क्या राइट्स है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में इंडिया के बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे। इंडिया के बारे में बात करने से पहले ना एक छोटे से जगह का यहाँ पे जिक्र किया गया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पहले। उसके बारे में यदि हम लोग पढ़ लेंगे ना तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा कि आखिर डेमोक्रेटिक राइट्स होता क्या है, किस प्रकार से राइट हमारा छीना जाता है, किस प्रकार से डेमोक्रेसी होने के बावजूद हमारे ऊपर टॉर्चर किया जाता है। इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारा बात मालूम चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना सबसे पहला टॉपिक, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे पूरी तरीके से। पहला टॉपिक है आपका लाइफ विदाउट राइट्स, यानी कि क्या होगा यदि हमारे जीवन से राइट्स खत्म हो जाए पूरी तरीके से। जैसे इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, हालांकि बात हम लोग दूसरे कंट्री का भी करेंगे, लेकिन इंडिया का एग्जांपल यहाँ पे बार बार लेना जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप चीज़ों को जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे देखिए, हम लोग कहते हैं कि इंडिया में हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं। जैसे हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कपड़ा पहन सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, ये सब हमारा क्या है, राइट्स है। यदि ये हमारे जीवन से इस प्रकार का राइट छीन लिया जाए, मतलब कि आपको ना ज़बरदस्ती बोलेगा कि नहीं आपको यही खाना पड़ेगा, यही कपड़ा पहनना पड़ेगा, यही रहना पड़ेगा, यही भाषा बोलना पड़ेगा, तो कितना उटपटांग जिंदगी हमारा हो जाएगा। तो वही इसमें पढ़ेंगे कि आखिर क्या हो यदि हमारे जीवन से हमारे अधिकारों को ख़त्म कर दिया जाए, छीन लिया जाए। तो वही हम लोग इसमें पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने के लिए हम आपके सामने एक जगह का एग्जाम्पल लेंगे, हम नहीं लेंगे बल्कि बुक में दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये हमारा मेन टॉपिक हो गया लाइफ विदाउट राइट्स। इसके अंदर हमारा छोटा छोटा 2-3 टॉपिक मिलेगा आपको, जिसमें पहला आपको पढ़ना है प्रिजन इन ग्वांटानामो बे। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर ग्वांटानामो बे में हमारा एक प्रिजन मतलब जेल, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि आखिर इसका क्या सिचुएशन था। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये सिविक्स भले ही हमारा सिविक्स है, लेकिन ये ना थोड़ा सा हम लोग कहानी के अनुसार चलेंगे, लगेगा कि आपको हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं इस तरीके से। तो चीज़ें एकदम कहानी के रूप में है तो आपको समझना अभी बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए समझते हैं, यहीं से हमारा मेन क्लास आज का चालू होता है। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है लाइफ विदाउट राइट्स, ठीक है। इसके अंदर हमारा जो पहला छोटा टॉपिक है वो है प्रिजन इन ग्वांटानामो बे। चलिए अब जरा समझते हैं क्या है हमारा पूरा कहानी। ग्वांटानामो बे इज एन एरिया नियर क्यूबा एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन नेवी। समझिएगा, हालांकि हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एक जगह के बारे में जिसका नाम है ग्वांटानामो
बे। और इस जगह पे ना एक हमारा खतरनाक जेल है, उसी जेल के कहानी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सवाल है कि सर ये ग्वांटानामो बे हमारा है कहाँ पे? देखिए क्यूबा है। क्यूबा कहाँ पता है आपको? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में ना छोटा सा जगह बचता है। यदि आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे, आपके सामने वर्ल्ड मैप है, ऊपर आपका नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, उस बीच में जो छोटा सा स्पेस आपको दिख रहा है, खाली स्पेस, उसी जगह पे हमारा एक छोटा सा जगह है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? क्यूबा नाम देते हैं। और क्यूबा के बगल में ही हमारा एक छोटा सा एरिया है जिसका नाम है ग्वांटानामो बे। समझिएगा, एक बार फिर से बता रहे हैं, क्यूबा हमारा कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में ना छोटा सा स्पेस हमारा बच रहा है, उसी के बीच में हमारा एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है क्यूबा। ठीक है, और क्यूबा के बगल में हमारा एक और जगह पड़ता है जिसका नाम है ग्वांटानामो बे। ठीक है, और इस ग्वांटानामो बे को कौन कंट्रोल कर रहा था? अमेरिकन नेवी कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि दोनों अमेरिका के बीच में, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, तो कंट्रोल कौन करेगा? अमेरिका का नेवी करेगा। सिंपल सी बात है। नेवी मतलब समझते हैं ना, जो कि पानी के ऊपर हमारे सेना लोग होते हैं, उनको हम लोग नेवी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ना पहले आपके सामने सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है कि आखिर यहाँ पे सिचुएशन क्या है। तो ग्वांटानामो बे जो कि क्यूबा के बगल में हमारा छोटा सा एरिया पड़ता है, उसको कंट्रोल कर रहा था हमारा मतलब अमेरिका का नेवी कंट्रोल कर रहे थे बेसिकली। आगे, अबाउट 600 पीपल वेयर सेक्रेटली पिक्ड अप बाय द यूएस फोर्सेस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड पुट इन अ प्रिजन इन ग्वांटानामो बे। अब इस ग्वांटानामो बे जो कि हमारा एक जगह है, यहाँ पे ना बड़ा एक प्रसिद्ध जेल है। जेल का नाम तो यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन ग्वांटानामो बे में एक हमारा जेल है। उस जेल के अंदर अमेरिका का जो फोर्स है, बेसिकली जो मिलिट्री है, अमेरिका के मिलिट्री ने क्या किया? पूरी दुनिया से अलग अलग जगहों से 600 लोगों को एकदम सेक्रेटली चुपचाप उठाया और जाल उठा के इस जेल में जाके डाल दिया। ग्वांटानामो बे में जो हमारा जेल था उसमें डाल दिया। कहानी समझिएगा, बड़ा कहानी इंटरेस्टिंग है। क्या किया? सबसे पहले अमेरिका के आर्मी ने पूरी दुनिया से अलग अलग जगहों पर से 600 लोगों को चुपचाप उठाया और जाके ग्वांटानामो बे में जो जेल था उसके अंदर इन्होंने जाके उसको डाल दिया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों किया गया, क्यों डाला गया जेल में, आखिर इनका क्या क्राइम इन्होंने किया था? सब के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। एनस फादर जामिल एल वन्ना वाज अमंग देम। अच्छा, यहाँ पे ना एक बच्चा है, बच्चे का नाम है एनस। ठीक है, इसके पिताजी को भी उठा के उस जेल में डाल दिया गया था। यानी कि जो 600 लोग थे उनमें से इनका एक पिताजी भी थे। ठीक है, और ये किसका पिताजी? एनस का फादर। सिंपल। ठीक है, एनस बेसिकली एक बच्चा है जिसका नाम आप यहाँ पे याद रख लो, बार बार ये नाम आने वाला नहीं है, तो घबराने वाली बात नहीं है कि सर ये नाम क्या बार बार सुनने को मिलेगा, नहीं, बस एक तरीके से कहानी के तौर पे आपको बताया गया है कि ये जो 600 लोग थे इनमें से एनस का पिताजी भी एक था। ठीक है, उनका नाम क्या था? जामिल एल वना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द अमेरिकन गवर्नमेंट सेड दैट दे वर एनिमीज ऑफ द यूएस and linked to the attack on New York on 11 सितंबर 2001। अब देखो इन लोगों को अरेस्ट क्यों किया गया, जबरदस्ती चुपचाप जेल में क्यों डाल दिया गया? इसलिए डाल दिया गया क्योंकि अमेरिका के गवर्नमेंट को शक था, अमेरिका के गवर्नमेंट को शक था कि 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में जो हमला हुआ था, जो अटैक हुआ था, उनमें इन्हीं सब 600 लोगों का हाथ है। यहाँ पे आपको एक बात नया ये भी पता चल गया कि 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में एक बड़ा हमला हुआ था। ठीक है, और उस हमले के पीछे इस 600 लोगों का हाथ था। ऐसा किसका मानना था? अमेरिका के गवर्नमेंट का मानना था। तो भाई जब अमेरिका के गवर्नमेंट बोल रहा है कि न्यूयॉर्क में जो हमला हुआ इन्हीं 600 लोगों का हाथ है, तो उन्होंने क्या किया होगा? अपने आर्मी को परमिशन दे दिया होगा कि इन सारे 600 लोगों को ढूंढो जरा कहाँ हैं, और ढूंढ के उठा के लाओ और जाके जेल में डाल दो। तो अमेरिका के आर्मी ने यही चीज़ किया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहानी समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अब पता चला आपको कि 600 लोगों को क्यों अरेस्ट किया गया था। इसलिए अरेस्ट किया गया था क्योंकि अमेरिका के गवर्नमेंट को शक था कि ये जो न्यूयॉर्क पे जो हमला हुआ है इन्हीं 600 लोगों का हाथ है, इसीलिए इन सभी को अलग अलग कंट्री, मतलब कि हमला करके लोग भाग गए होंगे कहीं, सिंपल सी बात है। तो इनको अलग अलग कंट्रीज जहाँ जहाँ ये लोग छुपे हुए थे वहाँ से उनको उठाया और जेल में जाके उन्होंने पूरे उसके यूएस के आर्मी ने इनको जेल में डाल दिया। आगे देखते हैं क्या होता है।
दे वेर अरेस्टेड विदाउट एनी इंफॉर्मेशन और नोटिस। सोचो, इनको बिना किसी इंफॉर्मेशन का, बिना किसी नोटिस का अरेस्ट किया गया था। यानी कि जहाँ पे पकड़, जहाँ पे नजर आ गया वहीं से उठा के जाके जेल में डाल दिया बिना किसी इंफॉर्मेशन का। लेकिन ये कहानी की तरह हम लोग पढ़ तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप इसको कनेक्ट भी करते चलिए। देखो, जब भी किसी आदमी को कोई अरेस्ट करता है तो पहले उसको नोटिस दिया जाता है या फिर उसको बताया जाता है, लेकिन क्या यहाँ पे बताया गया? नहीं बताया गया। क्या यहाँ पे कोई सी प्रकार का इन्फॉर्मेशन या फिर नोटिस दिया गया? नहीं दिया गया। तो क्या यहाँ पे हमारा जो राइट्स है वो छीना जा रहा है कि नहीं? यानी कि हमारा राइट्स खतरे में है भाई। हमारा राइट क्या कहता है? राइट ये कहता है, हमारा अधिकार ये है कि आप हमको अरेस्ट करने वाले हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अरेस्ट करने से पहले एक बार बता तो दो, इन्फॉर्मेशन तो दे दो, नोटिस तो दे दो। ये हमारा राइट होता है। लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा कुछ कहा गया? ऐसा नहीं कहा गया। तो जबरदस्ती इनको उठा के जेल में डाल दिया। यानी कि यहाँ पे राइट्स का उल्लंघन हो रहा है अमेरिका के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है देखा जाए। देयर फैमिलीज ऑल्सो डिड नॉट नो अबाउट दैट। सोचो, यहाँ तक कि इनके फैमिली को भी नहीं पता है कि हाँ हमारे पिताजी लोग अरेस्ट हो गए, पता नहीं है। लेकिन नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि यदि आप किसी को अरेस्ट करेंगे तो उनके पूरे फैमिली को, जो उनका मेन फैमिली है, उनको बताना पड़ेगा। आपको 24 घंटे के अंदर सूचित करना पड़ेगा कि हाँ आपका सदस्य है जिनको कि हमने इस अपराध में अरेस्ट किया है। यानी कि घर वाले को बेसिकली फ़ोन करके बताना होता है, लेकिन यहाँ पे बताया भी नहीं गया। एक तरीके से आप बार बार क्या देख रहे हैं कि राइट्स का उल्लंघन हो रहा है अमेरिका के अंदर। आगे देखते हैं क्या होता है भाई। आगे है, नो वन वॉज अलाउड टू मीट द प्रिजनर। सोचो, किसी को भी इन लोगों से मिलने का अधिकार नहीं था। यानी कि अरेस्ट जिनको किया गया 600 लोगों को, इनसे कोई नहीं मिल सकता था। सोचो, ये भी यहाँ पे क्या गया। देयर वॉज नो ट्रायल बिफोर एनी मजिस्ट्रेट इन द यूएस। सोचो, एक बात यहाँ पे और आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई आदमी अरेस्ट होता है तो उसको पहले लेके जाना पड़ता है मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर। मजिस्ट्रेट मतलब मेन ऑफिसर जो हमारे होते हैं, उसके सामने लेके जाना होता है कि हाँ इसने अपराध किया है इसलिए हमने इसको अरेस्ट किया है। लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया? 600 लोगों में से एक भी लोगों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। इसका मतलब यहाँ पे कानून में क्या हो रहा है? धीरे धीरे गड़बड़ी हो रहा है भाई। कानून तो ये कहता है कि मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करो, लेकिन आपने नहीं किया। इसका मतलब आप राइट्स को तो हमारा छीन ही रहे हैं, साथ ही साथ आप कानून को भी गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है देखो, प्रिजनर्स कुड नॉट अप्रोच द कोर्ट्स इन देयर ओन कंट्री। सोचो, यानी कि ये लोग अक्सर, अधिकतर ये लोग कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के ही रहने वाले थे, और अमेरिका का गवर्नमेंट ही इसके ऊपर अत्याचार कर रहा है और इनको कोर्ट में भी अपील करने नहीं दिया जा रहा है। सोचो, कहने का मतलब ये है कि इनको कोर्ट में भी अपील होने नहीं दिया जा रहा है कि हाँ हुजूर हमको जो अरेस्ट किया गया है मेरा कोई गलती नहीं था, लेकिन फिर भी हमको जेल में डाल दिया। इसी सब आप बात कहाँ पे कर पाएंगे? कोर्ट में कर पाएंगे। लेकिन आपको कोर्ट जाने को मौका मिलेगा तब तो। लेकिन इन लोगों को कोर्ट में जाने का मौका ही नहीं मिल रहा है, जाने ही नहीं दे रहा है, जेल से बाहर ही नहीं निकल दे रहा है। अब जब जेल से आप बाहर निकल ही नहीं पा रहे तो आप कोर्ट कहाँ से पहुँच पाएंगे भाई? तो क्या आपका कुछ सुनवाई हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। तो एक तरीके से इनको पूरी तरीके से मतलब गुलाम बना के जेल में रखे हुए थे। आगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल, याद रखिएगा इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन collected information on the condition of the prisoners in Guantanamo Bay and reported that the prisoners were being tortured in ways that violated the US laws। अब देखो, ये तो बात हो रहा है यूएस का, अमेरिका का बात हो रहा है। इसी प्रकार का ना बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडिया में भी है। हालांकि भले हमको और आपको नाम नहीं पता उस ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन इंडिया के अंदर भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करती है। कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी इंसान का अधिकार ना छीना जाए, उनके ऊपर किसी प्रकार का गलती ना हो, उनके अधिकार को ना छीना जाए। इसके लिए भी इंडिया के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी काम कर रहे हैं, भले हम लोगों को पता नहीं है। तो उसी प्रकार का एक ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते थे अमेरिका में, उनका नाम था एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो आप यहाँ पे एक तरीके से क्या देख रहे हैं कि जो 600 लोगों को अरेस्ट किया गया है, इन सभी के अधिकार को क्या किया जा रहा है? छीना जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। ना ही इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, ना ही इनको नोटिस दिया गया अरेस्ट करने से पहले, कुछ नहीं इनको किया गया। एक तरीके से ह्यूमन राइट्स का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है। तो भाई जब ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा?
ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा, तो जिनका नाम क्या था, एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल अमेरिका का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करती थी। बेसिकली ये काम करती थी कि किसी का अधिकार ना छीना जाए, उसका जो अधिकार है उसको मिलना चाहिए, सिंपल। अब इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, अब इस ऑर्गेनाइजेशन ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। कहाँ पे, गुंटानामो बे में जो प्रिजनर थे, जो 600 कैदी थे, उनके ऊपर किस किस प्रकार का टॉर्चर किया जा रहा है, उनका किस प्रकार का जीवन बीत रहा है जेल के अंदर, इनके बारे में इन्होंने पूरा रिपोर्ट निकाला, इन्फॉर्मेशन इन्होंने कलेक्ट किया। और जब इन्होंने पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया इस ऑर्गेनाइजेशन ने, तो इनको पता चला कि पूरी तरीके से यहाँ पे अमेरिका के कानून का धज्जी उड़ाया जा रहा है। यानी कि जो कानून है उसके दायरे में रह के यहाँ का पुलिस काम नहीं कर रहा है, बल्कि गलत तरीके से इनको मार पीट रहा है, टॉर्चर कर रहा है, इनसे गलत तरीके से काम करवा रहा है, सिंपल। अब जरा सोचो, ये ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स के लिए बेसिकली काम करती है, और यहाँ पे ह्यूमन का राइट्स ही उल्लंघन हो रहा है, कानून ही खतरे में है अमेरिका का, तो क्या ये काम आगे बढ़ कर के नहीं करेगी क्या? बिल्कुल करेगी भाई। तो इन्होंने पूरी तरीके से गुंटानामो बे के जेल में जो 600 कैदी थे उनके बारे में इन्होंने पूरा रिसर्च किया, पूरा पता लगाया कि आखिर जेल में उनका जीवन कैसे बीत रहा है, आखिर उनको अरेस्ट किया गया तो क्यों किया गया। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जितना एक आदमी के बात में दम नहीं होता है, उससे कई गुना ज़्यादा दम होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन में एक दो आदमी नहीं होते हैं, हजारों लाखों लाख आदमी उससे जुड़े हुए होते हैं। यदि एक बार वो सड़क पर उतर गए तो पूरा चक्का जाम हो जाएगा, ठीक है। तो खैर आगे देखते हैं क्या होता है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो हमारा एक ह्यूमन राइट्स का ऑर्गेनाइजेशन था, इन्होंने अपना काम बखूबी किया, पूरी तरीके से इन्होंने अपना काम किया। खैर आगे देखते हैं क्या होता है। तो इन्होंने क्या नोटिस, मतलब इन्होंने क्या रिपोर्ट तैयार किया, इन्होंने रिपोर्ट ये तैयार किया कि जेल के अंदर गंदे तरीके से कैदी को टॉर्चर किया जा रहा है, और अमेरिका का जो कानून है उसका पूरी तरीके से धज्जी उड़ाया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैनी प्रिजनर्स हैड ट्राइड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस कंडीशंस बाय गोइंग ऑन अ हंगर फास्ट। कई 600 कैदी में से बहुत सारे कैदी ऐसे थे जिन्होंने अपने बातों को मनवाने के लिए क्या किया, प्रोटेस्ट किया। अब प्रोटेस्ट करने का मतलब क्या, जेल से बाहर निकल के नहीं, जेल के अंदर ही। और कैसे प्रोटेस्ट किया, भूखे मतलब हड़ताल पे जाके। हड़ताल का मतलब होता है भूखमरी, मतलब भूखमरी नहीं कह सकते, सॉरी, मतलब उन्होंने कसम खा लिया कि हम खाना नहीं खाएंगे, और खाना नहीं खाएंगे इसका मतलब एक तरीके से वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई हम खाना नहीं खाएंगे, हमको अपना अधिकार चाहिए, सिंपल। तो इस तरीके से उन्होंने जेल के अंदर ही प्रोटेस्ट किया। आगे बढ़ते हैं। भूखे रहकर एक तरीके से। प्रिजनर्स वर नॉट रिलीज्ड इवन आफ्टर दे वर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी। सोचो, अब जब धीरे धीरे खबर कोर्ट तक गया, अलग अलग प्रकार के ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन ने जब इस बात को फैलाया, अमेरिका के कोर्ट में ये बात गया, कोर्ट ने पूरी तरीके से इनको क्या बोल दिया, ये सारे कैदी एकदम मासूम है, इनको कैद करके नहीं रखा जाए, ये एकदम पूरी तरीके से बेकसूर है, इनको रिलीज कर दिया जाए, इनको छोड़ दिया जाए। सोचो, इनको पूरी तरीके से कोर्ट से भी फैसला मिल गया है, ये दोषी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन 600 लोगों को जेल से बाहर नहीं निकाला गया। जरा सोचो कितना गंदा कानून था उस समय पे वहां का। भाई जब एक बार चलो मान लेते हैं कि अभी तक यदि कोर्ट में सुनवाई नहीं हुआ है तो आप जेल में रख सकते हैं, लेकिन जब कोर्ट बोल दिया तब तो आपके पास कोई अधिकार नहीं है उसको जेल में रखने का, जेल से उसको बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन जेल से बाहर अभी तक उन लोगों को नहीं निकाला गया। एक तरीके से यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, कानून का धज्जी तो उड़ ही रहा है, ये जो हमारा अधिकार है वो भी पूरी तरीके से खतरे में है भाई, ठीक है। हमारा अधिकार क्या है, हमारा अधिकार ये है कि यदि जेल में, मतलब हमारा अधिकार ये है कि यदि कोर्ट कह दिया कि ये बेकसूर है तो छोड़ दो उसको, हमारा अधिकार है, लेकिन इनको छोड़ा नहीं गया। आगे देखते हैं क्या होता है। यूएन सेक्रेटरी जनरल, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, ये सिंपली अमेरिका का बात कर रहा है। तो द यूएन सेक्रेटरी जनरल सेड दैट द प्रिजन इन गुंटानामो बे शुड बी क्लोज डाउन। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जो गुंटानामो बे में जो हमारा जेल था, उस जेल को बंद कर दिया जाए। ये किनका कहना था, यूएन के सेक्रेटरी जनरल का कहना था। ये बहुत बड़ा पद होता है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होते हैं। इस पद पे बैठा हुआ जो आदमी होता है उसके पास बहुत सारा पावर होता है। जब उन्होंने कह दिया कि गुंटानामो बे के जेल को क्या कर दो, बंद कर दो, लेकिन जेल को तो बंद करना दूर, उन्होंने उसके बारे में सोचा भी नहीं। सोचो,
यानी कि जो जेलर होगा, जो उसका हेड होगा, उनको ये सब काम करना चाहिए था भाई। जब आपसे बड़ा ऑफिसर आपको हुक्म दे रहा है, आपको पालन करना चाहिए ना, लेकिन उन्होंने कोई पालन नहीं किया। अब जरा सोचो, यहाँ पे एक तरीके से देखो, कोर्ट ने कह दिया कि वो 600 के 600 लोग बेकसूर हैं, उनको छोड़ा जाए, आपने नहीं छोड़ा, यहाँ पे आपने उल्लंघन किया कानून का। दूसरी बात, जब अमेरिका का सेक्रेटरी जनरल कह रहा है कि जेल को बंद कर दो, ये जेल बड़ा खतरनाक है, इसको बंद करो, आपने फिर भी जेल को बंद नहीं किया। एक तरीके से कानून को तो आप मान ही नहीं रहे हैं, आपका जो लीडर बोल रहा है उसके बातों को तो आप मान ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे आपका बेसिकली खतरे में है आपका अधिकार। ठीक है, आगे क्या होता है देखो। बट द यूएस गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, यानी कि यूएन सेक्रेटरी जनरल ने क्या कहा था कि जेल को बंद कर दिया जाए, लेकिन क्या यूएस के गवर्नमेंट ने उस बात को माना? नहीं माना। तो एक तरीके से आपने इसमें क्या देखा, हालांकि ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है, दूसरा हमारा टॉपिक ये वाला चालू हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक में आपने फ़िलहाल ये देखा कि अमेरिका के, यदि बात करें हम लोग अमेरिका का, तो अमेरिका का यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली कानून समझा कि आखिर वहाँ का कानून उस समय पे क्या था और किस तरीके से वहाँ पे हमारे अधिकार का धज्जी उड़ाया गया। इस तरीके से ये जो कहानी के तरह आपने समझा, इससे आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से हमारे अधिकारों को छीना जाता है ना। जैसे थोड़ा सा मोटा मोटी बात करें तो अधिकार कैसे छीना गया भाई। पहला बात तो आपने बिना बताए बिना नोटिस दिए, बिना किसी इन्फॉर्मेशन का अरेस्ट कर लिया, पहला हमारा राइट यहाँ पे खतरे में हो गया। दूसरा, आपने मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया। तीसरा, फैमिली को भी आपने इन्फॉर्म नहीं किया। चौथा, कोर्ट ने परमिशन दे दिया कि इसको रिलीज किया जाए, फिर भी आपने नहीं छोड़ा। पांचवा, सेक्रेटरी जनरल आपको बोल रहा है कि जेल को बंद करो, इस सबको रिलीज करो, वो भी आपने नहीं माना। एक तरीके से पूरी तरीके से मतलब यहाँ पे ना कानून का धज्जी उड़ा दिया गया अमेरिका के अंदर। इस तरीके से हमारे अधिकार को छीना जाता है। ये एक कहानी की तरह से आपने इसको समझ लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ग्वांटानामो बे में जो जेल था उसका क्या कहानी था, इसके बारे में आपको पूरी तरीके से पता चल गया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सिटीजन्स राइट्स इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के बारे में बात करेंगे। यहाँ का केस तो और बड़ा विचित्र है, इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।